गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अब तक के जो लेक्चर्स है उन लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट किया है कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स, टाइप ऑफ thermodynamic system, closed system, open system, isolated, and some characteristic like microscopic and macroscopic. The thermodynamic properties like intrinsic और extrinsic, जिसको हम इंटेंसिव और एक्सटेंसिव भी बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ़ अ बॉडी ए इज़ थर्मली इक्विलिब्रियम टू बॉडी बी एंड बॉडी बी इज़ थर्मली इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी देन ए इज़ आल्सो थर्मली इक्विलिब्रियम विद बॉडी सी। तो बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहते हैं। देखिए उनका कहने का मतलब वो ये क्या है इसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई एक बॉडी ए है, ये बी के थर्मली इक्विलिब्रियम है, ये ए बॉडी है, और बी हमारा सी के थर्मली इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे। ठीक है, एक और बार बता देता हूँ क्या है। अगर ए हमारा बी के थर्मली इक्विलिब्रियम है और मान लेते हैं सी हमारा बी के थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ से ए और बी भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे। क्यों? क्योंकि ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम है और सी बी के है, तो ए और सी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम होंगे। तो इस चीज़ का मतलब क्या है, चलिए मानते पहले देख लेते थर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ हमारे पास दो कप है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर है कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और इसके अंदर है हॉट टी, गरम चाय। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे एक इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं। तो इन्वायरमेंट का जो रूम टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर लगभग कितना होगा, मान लेते हैं आज के हिसाब से जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब जो गर्म चाय है उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका लगभग हम एज्यूम कर लेते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस होगा। और जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर कितना होगा, उसका टेम्परेचर होगा ले लिया हमने 16 डिग्री सेल्सियस, 16। तो एक 60 डिग्री सेल्सियस हॉट टी है, एक कोल्ड ड्रिंक है जिसका 16 डिग्री सेल्सियस है, और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो है 32 डिग्री सेल्सियस में। अब हमें सबको पता है कि अगर हम इन्हें ऐसे ही रख देंगे तो होगा क्या, क्या होने वाला है। जो गर्म चाय है उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 60 डिग्री से कम हो जाएगा। बट जो कोल्ड ड्रिंक है उसका टेम्परेचर के साथ क्या होगा, उसका टेम्परेचर 16 डिग्री से बढ़ जाएगा। मतलब हमें पता है कि जो चाय हमारी ठंडी होती है और कोल्ड ड्रिंक हमारी गर्म हो जाती है। बट सवाल ये है कि ये जो चाय है वो कितनी ठंडी होगी, मतलब टेम्परेचर 60 डिग्री से नीचे जा रहा है, पर नीचे कितना नीचे जाएगा, और जो ये कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर 16 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो ऊपर कितना जाएगा। तो यहाँ हमारा होता क्या है, केस हमेशा ये होता है कि जो ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 60 डिग्री जो डिक्रीज़ हो रहा है, ये तब तक डिक्रीज़ होगा जब तक ये 32 डिग्री सेल्सियस में पहुँच नहीं जाता। जब तक गिरेगा मतलब 60 से वो कहाँ तक पहुँचेगा, 32, मतलब रूम टेम्परेचर तक पहुँच के, चाहे ठंडी होगी वो गर्म, वो ठंडी होगी, और जब तक ठंडी होगी जब तक वो कहाँ तक ना पहुँच जाए, 32 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर तक। यही चीज़ कोल्ड ड्रिंक के साथ होती है कि कोल्ड ड्रिंक ठंडी फ्रिज से निकाली, बाहर रखी, और खुले में अगर रखी हुई है तो वो जब तक हमारी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कोल्ड ड्रिंक गर्म होगी, जब तक कि उसका टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस ना पहुंच जाए। तो आपको यहाँ क्लियर हो रहा है कि एक टाइम के बाद जो टी है, चाय है, वो टेम्परेचर 60 था, बट
थोड़ी देर बाद वो टेम्परेचर 32 पे आके रुक गया। तो जो यहाँ हॉट टी है वो रूम टेम्परेचर के साथ क्या हो गई, थर्मली इक्विलिब्रियम हो गई। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, थर्मली इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर शुरू में इक्वल नहीं था, बट थोड़ा टाइम लेने के बाद वो टेम्परेचर क्या हो गया, अपने आप इक्वल आ गया। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर बराबर होना नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब उसका टेम्परेचर कुछ भी था थोड़ी देर पहले, बट थोड़े टाइम के बाद टेम्परेचर अपने आप ही बराबर हो गया। ठीक है, यही चीज़ अगर हम देखें तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भी ये हो रहा है कि 60 डिग्री सेल्सियस था, हमने बाहर रखा और थोड़ी देर बाद टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया, 32 डिग्री सेल्सियस तक। और उसके बाद ऐसा नहीं कि वो गर्म होते होते उबलने लग जाए, उबलने कभी नहीं लगती। उनका टेम्परेचर कब तक डिक्रीज़ होता है, कब तक इंक्रीज़ होता है, जब तक उनका टेम्परेचर कहाँ तक ना पहुँचे, रूम टेम्परेचर तक ना पहुँचे। तो देखो जो हॉट टी है, गर्म चाय है, वो किसके थर्मल इक्विलिब्रियम होगी, इन्वायरमेंट के। उसी तरीके से जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी किसके थर्मल इक्विलिब्रियम होगी, इन्वायरमेंट के। तो दोनों का टेम्परेचर एक टाइम में क्या हो जाएगा, बिल्कुल बराबर। तो यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी किसके थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगी, हॉट टी के इक्वल। तो यहाँ क्लियर हो ना कि एक टाइम के बाद जैसे चाय का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो एक टाइम के बाद उन दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल बराबर आ जाएगा, जबकि शुरू में बराबर नहीं था। तो इसीलिए ये आपस में क्या हो गए, एक दूसरे के थर्मली इक्विलिब्रियम। मान लेते हैं मैं इसको ले रहा हूँ ए, जो हॉट टी है, ए ले लिया इसको, और इसको ले रहा हूँ बी, और जो कोल्ड ड्रिंक है उसको ले लिया मैंने सी। तो हुआ क्या, ए किसके थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच गया, बी के। सी किसके थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच गया, सी के। सी किसके थर्मल इक्विलिब्रियम पहुंच गया, बी के। तो फाइनली ए और सी आपस में कैसे हो गए, थर्मली इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए। इस चीज़ को हम बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मैं एक बार फिर बोल देता हूँ कि अगर ए इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद बी and B is thermally equilibrium with C, then finally A is thermally equilibrium with C। ये हमेशा ऐसा हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, भली गर्म हो या ठंडी हो, उसको अगर हम बाहर रख दें खुले में ऐसे ही, तो वो टेम्परेचर तब तक ठंडी होगी या तब तक उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ या तब तक उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जब तक कि इन्वायरमेंट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हमें ये चीज़ बताती है। और इसका हम जो एप्लीकेशन है, जो यूज़ है, वो हम यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ करते हैं थर्मामीटर में। जैसे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हम बीमार हो जाते हैं, तो हमें थर्मामीटर, डॉक्टर हमें थर्मामीटर यूज़ करने के लिए बोलता है। तो जब हम थर्मामीटर को मुंह में रखते हैं तो वो थर्मामीटर क्या है, मान लिया वो थर्मामीटर एक बॉडी ए है और हमारी बॉडी बी है। तो थोड़ी देर बाद थर्मामीटर का टेम्परेचर किसके बराबर हो जाएगा, बी के। इसका मतलब थर्मामीटर अगर ए है तो उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी बी के बराबर आ जाएगा। और ऐसे थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेज़र करता है। क्योंकि हमेशा अगर दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है तो दोनों का टेम्परेचर एक टाइम के बाद बराबर आने की कोशिश करता है। जैसे हम पानी में चले जाएं तो पानी ठंडा है, तो अगर हम पानी में चले जाए तो हमें ठंड लगने लग जाती है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पानी के टेम्परेचर के बिल्कुल बराबर पहुंच जाता है, थर्मली इक्विलिब्रियम पहुंचने की कोशिश करता है, इसीलिए हमें ठंड लगती है। तो आई होप आपको ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता भी है बहुत बार एग्जाम में। तो व्हाट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेफिनेशन डिक्टेट कर लेता हूँ फिर से। इफ़ अ बॉडी ए इज थर्मली इक्विलिब्रियम विद बी, if a body A is thermally equilibrium with B and C is thermally equilibrium with B, then A is also thermally equilibrium with C। इसे बोलते हैं हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऐसे आप थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉ पढ़ोगे, जीरोथ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो अभी हमने जीरोथ लॉ कंप्लीट किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बेसिक डेफिनेशन है, 1 नंबर में आती है। ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हो, द प्रोसेस विच इज़ वेरी वेरी स्लो इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।
तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हो, उसे हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोलते हैं। एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको अगर दूँ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का, तो जो हमारा पेट्रोल या डीजल, ये फ्यूल जो हमारे बने हैं, ये कैसे बने हैं? डायनासोर्स हो गए या प्लांट हो गए, ये ज़मीन में दब गए, दबने के बाद लाखों करोड़ों साल लगे पेट्रोल बनने में। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? ये प्रोसेस होता है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे सामने आ गई। एक डेफिनेशन है, ये रही, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन, द प्रोसेस which can be reversed in direction and the system retard the same path and same equilibrium state is called reversible process. एग्जाम्पल आपको देता हूँ। रिवर्सिबल, देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब नाम से पता लग रहा है, जो प्रोसेस वापस रिवर्स हो जाए। रिवर्स मीन्स पीछे वापस आ जाए, पहले आगे जाएगा, आगे जाने के बाद पीछे चला जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल अच्छा से देता हूँ। एक बेसिक एग्जांपल है आइस, ठीक है। आइस आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में। और अगर आप उसी पानी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दो, डिक्रीज़ मतलब उसी पानी को उठा के फ्रीजर में डाल दो, तो वो पानी फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? आइस में। तो यहाँ क्या हो रहा है? आइस से वाटर में कन्वर्जन हुआ है और वाटर से आइस में कन्वर्ट हुआ है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में अगर ध्यान दें, जैसे आइस पानी में कन्वर्ट हुआ है, उसी रास्ते से वापस पानी किस में कन्वर्ट हो गया? आइस में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस विच इज़ रिवर्स्ड इन डायरेक्शन बाय टेकिंग द सेम पाथ, द प्रोसेस विच इज़ रिवर्स्ड इन डायरेक्शन बाय टेकिंग द सेम पाथ इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब वही रास्ता, जिस रास्ते से वो आगे गया है, उसी रास्ते से अगर वो वापस आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। एक एग्जांपल आपको देता हूँ रिवर्सिबल प्रोसेस का। जो आपका बाइक के इंजन्स होते हैं, एग्जाम आपने देखे होंगे शायद कहीं भी, इंजन जो है वो पिस्टन जो अंदर मूव करता है, वो पिस्टन एक बार ऊपर जाता है और एक बार नीचे वापस आता है। तो ये प्रोसेस कैसा है? ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये आपका बाइक का सिलेंडर है, ये पिस्टन है, ये क्रैंकशाफ्ट है। तो जब ये पिस्टन मूव करता है, तो ये पिस्टन क्या करता है? पहले ऊपर जाता है, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आ गया। तो आपने देखा इसने क्या किया है? इनिशियल कंडीशन फर्स्ट है, उस कंडीशन से ऊपर गया सेकंड कंडीशन में, फिर वापस फर्स्ट कंडीशन में आ गया। तो पहले ऊपर गया और फिर उसी कंडीशन से वापस नीचे आ गया। तो ये प्रोसेस हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट अगला है इरिवर्सिबल प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन नॉट रिगेन इट इनिशियल स्टेट। देखिए, कहने का मतलब क्या है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जहाँ सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट रिगेन नहीं करता। रिगेन नहीं करने का क्या मतलब हुआ? मान लेते हैं हम एक एग्जांपल के तौर पर, ये हमारा वही पिस्टन है और ये हमारा इंजन वाला पिस्टन, यहाँ आपका फ्यूल यूज़ हुआ है। जब पिस्टन इसमें यूज़ होगा, पिस्टन फोर्स लगाएगा, तो फ्यूल आपका क्या होगा? फ्यूल जल जाएगा थोड़ी देर बाद, और फ्यूल जलेगा तो फ्यूल वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्मोक में, धुएं में। जिस समय फ्यूल जल के स्मोक में कन्वर्ट हुआ, क्या स्मोक से वापस फ्यूल में कन्वर्ट हो सकता है? वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ फ्यूल से स्मोक में कन्वर्ट हुआ, बट स्मोक से फ्यूल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये वापस रिवर्स नहीं हो सकता। मतलब इनिशियल स्टेट क्या थी इसकी? इनिशियल स्टेट थी फ्यूल, बट फाइनल स्टेट क्या बनी? स्मोक। क्या स्मोक से वापस फ्यूल में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल में देखा कि पानी, वो आइस पानी में कन्वर्ट हुआ और पानी से किस में वापस आ गया? आइस में हो गया। तो वो कैसा था? रिवर्सिबल। बट जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस
जिसके अंदर फ्यूल स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है, ये प्रोसेस है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये प्रोसेस आपका बहुत से केसेस में हमारा पॉसिबल नहीं होता। तो प्रोसेस दो टाइप के आपके प्रेजेंट है, एक तो रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल। नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखिए। When a system changes state from one equilibrium state to another equilibrium state, then the path of successive state through which system passes is known as thermodynamic process। एक बेसिक सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल ये है, मान लेते हैं हमने क्या लिया, आइस ली है। आइस ने क्या किया, थोड़ा टाइम बाद उसका टेम्परेचर बढ़ा और आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। फिर पानी का भी टेम्परेचर बढ़ा और पानी किस में कन्वर्ट हो गया, स्टीम में। तो हुआ क्या है, पहले आइस को लगा पानी तक पहुंचने में, तो उसको एक कुछ कंडीशन से गुजरना पड़ा। क्या कंडीशन है कि 0 डिग्री सेल्सियस से उसके टेम्परेचर को थोड़ा आगे पहुंचना पड़ा। कितना, मान लेते हैं 10 डिग्री तक पहुंचा, और 10 डिग्री से 100 डिग्री पे पहुंचा, तभी स्टीम बना है। तो ये जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में जो बेसिक कंडीशंस आई है, जो उसको झेलना पड़ा, आइस को क्या झेलना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम का चेंज आया है। तो जो कुछ भी चेंज आया है ना, ये सभी के सभी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जो ये हमने बोला थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जहाँ एक सिस्टम अपनी स्टेट चेंज करता है। स्टेट चेंज करने का देखो ना, इसने क्या किया, आइस से वाटर में चेंज हो गया। तो इसने स्टेट चेंज कैसे की, अपने अंदर हीट ऐड करके, अपने अंदर हीट, टेम्परेचर ये बढ़ा के। तो जो ये चेंजेस आते हैं ना, ये चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक ही क्यों बोला, थर्मो मतलब क्या होता है, हीट। तो आइस वाटर में बिना हीट के चेंज हो जाता, बिल्कुल नहीं हो पाता। इसीलिए जो ये प्रोसेस हुआ है, ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम नहीं बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जहाँ हीट की ज़रूरत ना पड़े, बट जहाँ हीट दी जाए या हीट निकाली जाए, उस प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट आपकी दो डेफिनेशंस है, एक है प्रेशर, एक है टेम्परेचर। तो व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला शायद आपने पहले भी कभी पढ़ा हो फिजिक्स में। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब एक, ये हमारा कोई एरिया है, इस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। मतलब एक तरीके से है फोर्स ही, बट अगर हम एक एरिया को डिसाइड कर ले कि हम इस एरिया के अकॉर्डिंग ढूंढो कि वो फोर्स क्या है, तो वहाँ फोर्स का नाम बदल के वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली हम किसको लेते हैं, फोर्स लेते हैं जब वो एक सिंगल पॉइंट पे लगे, क्योंकि वहाँ एरिया नहीं है। बट वही फोर्स पूरे सरफेस एरिया पे लग जाए, तो वो सरफेस एरिया पे लगते ही वो फोर्स ना होके हम क्या बोलते हैं, उसे प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है, देखिए टेम्परेचर की डेफिनेशन ना बहुतों को दिक्कत होती है कि टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर पता नहीं टेम्परेचर क्या है। तो टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर का क्या काम होता है, टेम्परेचर का सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है, सिर्फ ये बताना कि आप या इन्वायरमेंट ठंडा है या गर्म। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी जो कि क्या बताए कि चीज़ें ठंडी है कि गर्म। बस चीज़ों को ठंडा या गर्म कौन करता है, चीज़ों को ठंडा या गर्म करता है आपका हीट। बट टेम्परेचर का काम क्या है, टेम्परेचर का काम है कि ये बॉडी हॉट है कि कोल्ड है, ये बताना। ठीक है, हमें गर्मी लगती है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वो ये बता रहा है कि वहाँ गर्मी हो गई है। और जब ठंड के टाइम में हमारा टेम्परेचर घट जाता है, तो वो क्या बता रहा है कि ये टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया। तो टेम्परेचर की डेफिनेशन देखिए,
इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हॉटनेस और द लेवल ऑफ हीट इंटेंसिटी ऑफ अ बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर कितनी हीट है, और ये बताता है या चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने नोट्स बनाए हों, तो कोशिश ज़रूर करना कि आप सब नोट्स बनाए, बिना नोट्स के कोई फ़ायदा नहीं होगा। और लेक्चर में अगर प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर को रिपीट करके देख सकते हैं, लेक्चर को बार बार देखिए, ठीक है। और लेक्चर को देखने के बाद भी अगर कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए कि क्या क्वेश्चन है आपके, मैं उसके आंसर दे सकता हूँ। बट ध्यान रखना, आप ये वीडियो में इस बार ये जो डेफिनेशन है वो सब क्लियर है, तो जो डेफिनेशन मैं बोलता हूँ वो लिख सकते हैं, या जो सामने लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपको समझ में आए कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि जितना हो सके आप इस पे ध्यान दें कि समझिए कि चीज़ें हो क्या रही है, और नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि नोट्स आपको आगे इम्पॉर्टेंट बहुत काम आएगा। तो आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम पूछिए, और नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।